स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था जियोग्राफी का, यानी भूगोल का, है ना। ये सोशल साइंस है हमारा, क्या क्लास 9th का, क्लास 9th के सोशल साइंस का जियोग्राफी से चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। अब जो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। ये क्या है कि अगर आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। तो कैसे समझें? अगर हमसे समझेंगे क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, पढ़ तो हम भी रहे हैं, पढ़ आप भी रहे हैं, लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे तो याद थोड़ा कम रहेगा। अगर थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, है ना, तो सर के द्वारा आपको ज़्यादा याद होता है। अगर खुद से पढ़ेंगे थोड़ा कम याद होता है, यही बात है। तो आपको रिवीजन में करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? रिवीजन करवा रहा हूँ एग्जाम को देखते हुए। सो जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कीजिए और एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सो आपको ध्यान से समझना है। चलिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 3 है अफवाह। ओके स्टूडेंट्स, क्या है चैप्टर 3? अफवाह। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अफवाह आपको मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बोला था ना, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ आप होगा अफवाह समझा देता हूँ सही से क्या होता है। तो अफवाह शब्द किसी क्षेत्र विशेष नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग होता है। अफवाह क्या होता है? किसी नदी तंत्र का, समझ रहे हो, नदी वाला क्षेत्र को, नदी को दिखाने के लिए। ठीक है, मान के चलो आपके घर से पानी, आप कहीं घर में रहते हो, वहाँ से क्या होता है, आपका घर के मल मूत्र जो कि पानी कहीं जाता है, किसी इकट्ठा होता है। अगर गाँव में हो, गाँव का ऐसे होता है ना, कल का पानी, नल का पानी, जहाँ से है ना चापाकल का पानी, क्या होता है, चलाया जाता है, वो एक गड्ढा में एकत्रित होता है। वो भी एक अफवाह हुआ। नदी के रूप को, है ना, नदी के अलग अलग विभिन्न रूप को हम लोग अफवाह कहते हैं। जो पानी पास होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जैसे कि ये मान लो ये चैनल है, ठीक है, ये पानी यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, तो ये एक अफवाह का काम कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। वो अफवाह एक नदी के पानी का ना निकासी होने का, अगल बगल जाने का, ठीक है, ये एक क्या हो गया, एक मार्ग हो गया, ठीक है। तो इसी हम लोग क्या करते हैं, अफवाह करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा और भी क्लियर समझेंगे पढ़ते पढ़ते। यहाँ पर देखो अफवाह, हाँ ये तो समझ गए कि अफवाह शब्द किसी क्षेत्र विशेष नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग होता है। इस नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहा जाता है ना। नदी तंत्र से जो जल प्रवाहित होता है, मतलब जो जल जाते हैं, निकलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह द्रोणी कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी है। विश्व की जो सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जिसे कहा था वो अमेजन नदी को जाता है। यहाँ से जल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रवाह होने का सबसे अच्छा मार्ग है, ठीक है। उसके बाद भारत में गंगा नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। भारत में अगर बात किया जाए, गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी अफवाह द्रोणी है ना वो सबसे अधिक है। देखते हो भारत में लगभग जगह में गंगा नदी का पानी गया है, लगभग जगह में आप देख सकते हो, है ना। गांव में हो वहाँ भी गंगा नदी का पानी गया, जैसे कोसी नदी बिहार में की बात करें, बिहार में कोसी नदी, ठीक है। तो आप गाँव में हो ना, अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह में आप देख सकते हैं, गाँव समाज में, मतलब पूरे भारत में ना गंगा नदी फैला हुआ है, ठीक है। तो इसे राष्ट्र नदी भी कहा जाता है गंगा नदी को, समझ में आ रहा है, तो ये सब ध्यान में रखना। उसके बाद जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र है जिसे पर्वत या उच्च भूमि होती है जो पड़ोसी द्रोणियों में एक दूसरे से अलग होती है। थोड़ा आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, भारतीय नदियों के दो मुख्य वर्ग हैं। भारत के नदी हैं जो, उनके दो मुख्य वर्ग हैं। कौन कौन सा ये समझिए। हिमालय की नदी है भारत में, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। दो नदियाँ, एक हिमालय नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। अब हिमालय, ये सब याद रखने वाली बात है। हिमालय नदी में आपका 3 आता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की नदियाँ में जो आता है वो आता है 3 गो। फिर से मैं बता दूँ, पहला है आपका सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। और प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो आता है, पहला आएगा नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी, कावेरी द्रोणी। फिर से एक बार बताऊं, प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो आपका नदी आते हैं, पहला नदी है नर्मदा द्रोणी, दूसरा तापी द्रोणी, तीसरा गोदावरी द्रोणी, चौथा महानदी द्रोणी, पांचवा कृष्णा द्रोणी और छठा कावेरी द्रोणी। ये सब नदी वहाँ पे आते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इसके आगे चर्चा करते हैं। कुछ चित्र आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, नहीं है, किधर क्या गया है, कौन सा नदी गया है, किस जगह क्या गया है, आपको पता चल जाएगा।
यहाँ पे आपको ये भी बता दिया गया है कि देख सकते हो, इसे रोक के देख लो कि ये जो रेड कलर का ये किस चीज़ का चिन्ह है, किस चीज़ का साइन दिखा रहा है, और इसके बाद ये स्टार है किस चीज़ का दिखा रहा है, ये किसकी, ये सब चीज़ आपको समझने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से समझते हैं। ऊपर मैं देखूँ मैं क्या समझा। देखो यहाँ पे आपको ना क्या बताया गया है, नदी की विभिन्न अवस्थाएं बताया गया है। नदी के विभिन्न ऊपरी भाग, विसर्प, मध्य भाग को कहा जाता है गोखुर झील, डेल्टा झील, नदी मुहाना, या निचली भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात देख लो, यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं कि नदी को जो भाग है अलग अलग भाग है। ठीक है, जैसे कि ये नदी भाग है, सपोज ये नदी है, अगर नदी की ऊपरी भाग हो जाए, अगर उसे विसर्प करेंगे, ये मध्य भाग हो जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी भाग कहेंगे, इसे ऊपरी भाग कहेंगे, इस मध्य भाग को विसर्प भाग कहेंगे, और निचला भाग को डेल्टा कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का होता है, और डेल्टा निर्माण अधिकतर निचली भाग से ही होकर निकलता है। यहाँ पे हिमालय नदी की द्रोणियों की महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा आने की संभावना नहीं होता है, तो हम लोग देखते हैं आगे। इसीलिए मैं यहाँ पर देख रहा था, ये चार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मानचित्र में वन्य प्राणी के बारे में देखो, ये साफ साफ लिखा है कि भारत का मानचित्र में वन्य प्राणी नीचे दिया गया है। यहाँ पे वन्य प्राणी के बारे में ज़्यादा तक बताया गया है, यहाँ पे वन्य के बारे में, और यहाँ से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, आप समझिए, अफवाह को अच्छा से समझिए, जिस नदियों में वर्ष भर पानी रहता है उसे बारहमासी नदियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहमासी नदियाँ कहते हैं। जहाँ पर वर्ष मतलब कि पूरे साल, है ना, पूरे साल पानी रहता है उसे बारहमासी नदियाँ कहते हैं। दूसरा, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के समूह को, किसी नदी और उनके सहायक नदी, जैसे मान लो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, ये सब नदी के पानी अगर मिल रहे हैं एक दूसरे, ये अपवाह तंत्र बना रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, और इसी तंत्र को, ये जो मिलने वाले जो मिलते हैं, जो ना दो तीन नदियों आपस में मिलते हैं, उसे नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 के अनुसार भारत इस नदी तंत्र के कुल जल का 20% उपयोग कर सकता है ना। जो नदी तंत्र है, नदी तंत्र का कह रहा है 20% उपयोग हम लोग भारतवासी कर सकते हैं, है ना। मतलब खाने पीने में, बाकी सामान में, मुँह हाथ धोने में, ये सब चीज़ करने में 20% पानी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हिमालय नदियाँ के अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। हिमालय नदी की नदियों के जो मार्ग में ऊपरी जो भाग होता है वो फास्ट काम करती है। तो कितनी फास्ट लहर होती है हिमालय नदियाँ की, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन भी करती है। मतलब कि हिमालय नदियाँ से जो पानी निकलती है ना, वो अपने साथ में बालू को और सिल्ट को वो लेकर निकलती है फास्ट में। हिमालय की नदियों मध्य एवं निचले भागों में, जैसे कि हमने अब बताया था, मध्य भाग, विसर्प भाग, जैसे कि अगर ये नदी है एक बात का मतलब, तो नदी की बात किया जाए, अगर नदी की अगर सीधा इस तरह रखा जाए तो इस भाग को क्या कहा जाता है? ऊपरी भाग। इसके भाग को विसर्प, और इन नीचे वाला भाग को गोखुर झील ऐसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से पढ़ूँ। हिमालय नदियों मध्य एवं निचले भाग में विसर्प, गोखुर झील तथा निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है ना। डेल्टा बताते हैं, आपको डेल्टा भी बता दूंगा डेल्टा क्या है। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं ना, ये आपका डेल्टा होता है। ठीक है, ये डेल्टा का चित्र है, समझ रहे हैं ना। तो यही आपका डेल्टा है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होता है, इसका अंतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए देखो, हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है। दूसरा, इन नदियों में पर्वतों से पिघलने वाले हिम एवं वर्षा का जल प्राप्त होता है। तीसरा, इनकी लंबाई अधिक होती है हिमालय नदियों की। और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होता है, ये नदियाँ मौसमी होती है। नदियों का प्रवाह
वर्षों भर निर्भर करता है, इनकी लंबाई कम होती है। प्रायद्वीपीय नदियों की जो लंबाई होती है वो कम होती है। समझ में आ गया? ये 3 आपका अंतर काफ़ी है। गंगा की मुख्य धारा जो होती है वो से भागीरथी और गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देखो, गंगा की जो मुख्य धारा वो भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड देवप्रयाग में इससे मिलती है। निकलती कहाँ से? देखो, मुख्य धारा जो निकलती है भागीरथी, गंगा की जो मुख्य धारा निकलती है भागीरथी से होकर निकलती है गंगोत्री से, और गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देवप्रयाग में जाकर इसकी जो कि पानी मिलती है, ठीक है, वहाँ पे मिक्स होते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर देती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे द्विहांग के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो ये आप भी देख लो, इस प्रकार ये होते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये आपका जो चित्र दिख रहा है ये आपका सुंदरवन डेल्टा का चित्र है। अब आगे देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना एवं एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करने का प्रयास है। अरे यहाँ से कुछ नहीं, सुंदरवन डेल्टा तक आपको यहाँ से आएगा अभी नहीं क्वेश्चंस। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP याद रखना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP याद रख लेना इसको, ये फुल फॉर्म है, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ओके, 1995 नदियों के जल 1995 नदियों के 95 की बात हो रही है। नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। आप यहाँ पर देखो क्या है, झील का नाम राज और टिप्पणी। वोलर झील कहाँ है भाई? जम्मू एवं कश्मीर में है। यहाँ की जो पानी है मीठे पानी है। डल जम्मू एवं कश्मीर है, इसकी टिप्पणी नहीं की गई है। सांभर राजस्थान में। यहाँ की जो पानी है लवन जल झील, लवन मतलब खट्टा पानी पाया जाता है यहाँ पे अधिकतर, और झील यहाँ के झील होते हैं लवन टाइप के झील होते हैं। चिल्का में उड़ीसा नदी है ना, इस चिल्का नदी कहाँ है? उड़ीसा में। इनकी एक झील यहाँ भारत की जो झील है कि बता रहा है, पुलिकट झील तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और कोलुरु झील आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा एवं तापी पश्चिम की तरफ बहती है ना, याद रखना, प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा एवं तापी पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। झीलों का उपयोगिता आगे अब देखते हैं। भारत की झीलों, यहाँ पे झीलों की उपयोगिता बताया गया है, जो क्या उपयोगिता करते हैं। देखो, बाढ़ को रोकते हैं झील, नदी के बहाव को सुचारू बनाते हैं, सिंचाई में सहायक होते हैं झील, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। आपको ना इसमें अगर एग्जाम में पूछा है कि भारत के झीलों की क्या क्या उपयोगिता है, आपको ये सब याद कर लेना है। जलीय परितंत्र को संतुलित करता है, जलवायु को सामान्य बनाता है, नमक का निर्माण करता है झील, और जल विद्युत का निर्माण करता है। याद रखना, झील से ही नमक का निर्माण होता है, ठीक है। ये नहीं कि खाली नदी में, समुद्र में। कुछ कहते लोग कहते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में कैसे पाते हैं? झीलों के कारण। झील जब तक नहीं बनेंगे तब तक नहीं नमक पाए जाएंगे। समझ में आ गया? याद रखना, समुद्र में ही बैठे रह जाएंगे थोड़ा नमक आ जाएगा, वो बाहर में झीलों के रूप में आएंगे, है ना, प्रवाह होंगे तभी। तो नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या होता है? नदियों का जो महत्व सिंचाई के लिए, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण, कृषि को बढ़ावा, शहरीकरण के लिए सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये आपका अफवाह वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट बताना था मैंने बता दिया, रिवीजन करवा दिया। आप लोग तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, मेरा सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कुछ इसके अगला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।